नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सूर्यकांत, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन एट किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। इसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत कार्यक्रम चल रहा है, उसमें एक टास्क फोर्स बनी है, नेशनल टास्क फोर्स फॉर नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। उसका मैं नेशनल टास्क फोर्स का मेंबर हूं और इसके साथ साथ भारत के 10 राज्यों जो नॉर्थ जोन कहलाता है, उस नॉर्थ जोन का मैं जोनल चेयरमैन हूं इस टास्क फोर्स के लिए। लेटेंट टीबी या हम कहें कि निष्क्रिय टीबी, दोस्तों क्या होता है कि जब किसी टीबी से ग्रसित व्यक्ति को जो खांस रहा है और जिसके बलगम में टीबी के कीटाणु आ रहे हैं, यानी कि उसकी बलगम की जांच टीबी के जीवाणुओं के लिए पॉजिटिव आई है, जब वो व्यक्ति खांसता है या छींकता है तो 1 बाउट ऑफ कफ रिलीजेस मोर देन 3000 टीबी बैक्टीरिया। टीबी के रोगी से खांसने से 3000 से ऊपर बैक्टीरिया निकलते हैं। मान लीजिए किसी हॉल में आप बैठे हुए हैं और ऐसा कोई एक टीबी का मरीज पहुंच गया है और उसने खांस दिया है, तो एक बात तो जान लीजिए दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि टीबी के रोगी ने खांसा और मान लीजिए 100 लोग उस हॉल में बैठे हैं, 100 के 100 को टीबी अगले दिन हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या होगा, इसका जो एक्सपोजर होता है वो लगभग 30% एक्सपोजर के बाद इन्फेक्शन होता है, अर्थात 100 में 30 लोगों को इन्फेक्शन होगा, बीमारी मैंने नहीं बोला। तो इसका मतलब है कि इन्फेक्शन में और बीमारी में अंतर है। इन्फेक्शन उसको कहते हैं जब टीबी के बैक्टीरिया शरीर के अंदर और ज्यादातर हमारे सांस लेने में सांस के साथ चले जाते हैं और वो जब अंदर पहुंच जाते हैं, मल्टीप्लाई करने लगते हैं, तो हम कहते हैं कि टीबी का इन्फेक्शन हो गया। अब इनमें से 10% लोग ऐसे हैं जिनको लाइफ टाइम टीबी की सक्रिय बीमारी होने का खतरा है, लेकिन बाकी 90% को क्या होता है? आपके अंदर भी कौतूहल होगा कि भाई बाकी 90% को क्या हुआ? बाकी 90% को वही हुआ जो आपने पूछा, यानी लेटेंट टीबी। और ये लेटेंट टीबी 90% को जिंदगी भर ऐसे ही बनी रहती है। अब समस्या ये है कि इन 100 लोगों में से जो भी ये संक्रमित हुए हैं, इनमें से किन 10% को सक्रिय बीमारी होगी और किन 90% को केवल लेटेंट टीबी बनी रहेगी, जिंदगी भर बीमारी नहीं होगी, ये प्रिडिक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए हमें नजर 100 के 100 यानी सबके सब पे रखनी पड़ेगी। यानी फिर मैं दोहरा देता हूं कि एक्सपोजर जब आपके टीबी के मरीज का होता है तो उसमें केवल 30% को इन्फेक्शन होता है और वो जो 30% पॉपुलेशन है उसमें 90% को लेटेंट टीबी हो जाती है, 10% को एक्टिव टीबी का खतरा लाइफ लॉन्ग का है, अगले दिन से नहीं। तो कई बार लोग जो घबरा जाते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, टीबी से बचने की जरूरत है, नो डाउट, लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 100 में मान लीजिए 30 लोगों को इन्फेक्शन हुआ तो 3 लोगों को ही आगे चल के सक्रिय बीमारी होगी। बाकी को क्या होगी? बाकी को लेटेंट टीबी होगी, अर्थात ढकी हुई टीबी, छिपी हुई टीबी। यानी टीबी के बैक्टीरिया तो अंदर हैं लेकिन लक्षण नहीं है, बीमारी नहीं है। इस बीमारी को, इस स्थिति को कहा गया लेटेंट टीबी, लेकिन खतरा बना हुआ है सक्रिय टीबी को, इन सबको। ये बहुत अच्छा प्रश्न है हमारे सामने कि क्या लेटेंट टीबी का व्यक्ति, जिसको कि लेटेंट टीबी है यानी सक्रिय टीबी नहीं है, दूसरों को टीबी फैला सकता है? बिल्कुल नहीं। जब तक टीबी सक्रिय टीबी ना हो तब तक व्यक्ति दूसरे को टीबी नहीं फैला सकता है। और सक्रिय टीबी में भी मान लीजिए 2 तरह की टीबी होती है सक्रिय टीबी, एक फेफड़े की टीबी जिसको हम लोग पल्मोनरी टीबी कहते हैं या पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, और एक दूसरे अंग की टीबी, क्योंकि हमें मालूम है हर अंग की टीबी हो सकती है, सिर से लेके पैर तक, सिर्फ बाल और नाखून को छोड़ के ऐसा अंग कोई नहीं है जिसकी टीबी ना हो सकती हो। तो मान लीजिए ब्रेन की टीबी है, पेट की टीबी है, किडनी की टीबी है, लिम्फ नोड यानी गांठों की टीबी है, कोई और जगह की त्वचा की टीबी है, इन सब टीबी से संक्रमण टीबी का नहीं फैलता, यानी ये टीबी के रोगी दूसरों को नहीं फैला सकते हैं। तो एक तो लेटेंट टीबी किसी को टीबी नहीं फैला सकता, दूसरे जिनको टीबी है भी और जिनको मान लीजिए फेफड़े की टीबी नहीं है यानी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस नहीं है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, चाहे वो दिमाग की हो, किडनी की हो, पेट की हो, त्वचा की हो, हड्डी की हो, जॉइंट की हो, वगैरह वगैरह, ये सब लोग भी टीबी नहीं फैलाते हैं। तो फिर कौन है टीबी जो फैलाते हैं? तो एक कैटेगरी है फेफड़े की टीबी होनी चाहिए, वो खांसी बलगम कर रहे हों,
और उनके बलगम की रिपोर्ट में टीबी पॉजिटिव होनी चाहिए। सिर्फ ऐसे टीबी के रोगी जो हैं वही टीबी फैलाते हैं। और कैसे फैलाते हैं? खांसने से, छींकने से, या बहुत ही क्लोज मास्क नहीं लगाए हुए हैं और आपने बहुत क्लोज जाके उनसे बात कर ली। केवल ये 2-3 परिस्थितियां होती हैं जब टीबी फैल सकती है। अन्यथा जो और टीबी के प्रकार हैं जिसमें लेटेंट टीबी भी आती है, उनसे टीबी नहीं फैलती है। कोई भी व्यक्ति जिसको 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी आ रही है, बलगम है, खांसी में खून आ रहा है, बुखार है जो शाम को बढ़ जाता है, रात को पसीना आता है, भूख कम लग रही है या वजन घट रहा है, ऐसे लोग हैं जिनको टीबी की जांच जरूर करवानी चाहिए। और प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान चल रहा है। इसमें टीबी की जांच हर सरकारी अस्पताल में, हर सरकारी केंद्र पर निःशुल्क होती है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो आपके घर में, आस में, पड़ोस में, रिश्तेदारों में, वर्क प्लेस पर, जहां ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहां कहीं भी अगर आपको कोई लगता है कि जिसको 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी आ रही है, खांसी में कभी खून आया है, बुखार रह रहा है, भूख कम लग रही है, वजन कम हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को टीबी हो सकती है। मैंने कहा हो सकती है, ये नहीं कहा कि टीबी है, हो सकती है, यानी प्रिजम्पटिव टीबी है उसको। तो ऐसे लोगों को अक्सर मैं कहता हूं 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी है तो 2 बलगम की जांच कराओ। 2 बलगम की जांच माने 2 तरह की बलगम जांच, और वो भी 2 बार, यानी 2 बलगम की जांच होंगी जिसको हम स्पुटम फॉर एसिड फास्ट बेसिलाई, स्पुटम फॉर ये भी कहते हैं, ये भी 2 बार होगी। और दूसरी एक और जांच है स्पुटम फॉर सीबी नेट या ट्रू नेट जिसको हम कहते हैं, वो भी होगी, वो भी 2 सैंपल चाहिए। तो 2 सैंपल चाहिए हमें स्पुटम फॉर एसिड फास्ट बेसिलाई के लिए, और 2 सैंपल हमें चाहिए बलगम के मरीज को, वो सीबी नेट या ट्रू नेट जो भी मशीन उपलब्ध है उनमें से करवाने के लिए। ये दोनों जांचें, और इसके साथ साथ डॉक्टर जरूरत समझेगा तो आपका चेस्ट एक्सरे भी करवाएगा। और दूसरी जो लिक्विड कल्चर की जांचें हैं या लाइन प्रोब ऐसे है, बहुत सी जांचें हैं जिनको हम मॉलिक्यूलर टेस्ट भी कहते हैं, जिनको हम कल्चर के टेस्ट भी कहते हैं। वो सॉलिड कल्चर हो सकता है, वो लिक्विड कल्चर हो सकता है, वो डॉक्टर के ऊपर है कि वो और जांचें कौन करवा सकता है आपके लिए जो सूटेबल होंगी। लेकिन 2 जांचें बहुत ही जरूरी हैं जो मैंने प्रारंभ में बताई। एक बलगम में एसिड फास्ट बेसिलाई यानी स्पुटम फॉर AFB, और दूसरी स्पुटम फॉर सीबी नेट और ट्रू नेट। ये 2 बहुत प्रारंभिक जांचें हैं और 90% केसेस में इन्हीं 2 जांचों से आपकी बीमारी पकड़ में आ जाती है। और हाँ दोस्तों, और भी बता दूं कि जांच के बाद आपका उपचार भी फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क उपचार होता है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत। और ये जो जांच और उपचार के बाद जब आपका इलाज शुरू हो जाता है, तो इलाज शुरू होने के पहले आपका नोटिफिकेशन होना होता है। नोटिफिकेशन का मतलब एक निक्षय पोर्टल है, उस पर आपकी समस्त जानकारी अपलोड की जाती है जो कि प्राइवेट रखी जाती है। आप घबराए मत, आपकी कोई ऐसी जानकारी नहीं जाएगी जो आपकी प्राइवेसी से संबंधित है, बीमारी से संबंधित जानकारी जाएगी। और जब ये नोटिफाइबल आपका हो जाएगा, क्योंकि टीबी अब नोटिफाइबल डिजीज है, तो जब नोटिफिकेशन हो जाएगा तो हर टीबी के रोगी को भारत सरकार की तरफ से 500 रुपया महीना एक निक्षय पोषण योजना के तहत ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया जाता है। यानी जांच फ्री, इलाज फ्री, और साथ में 500 रुपया महीना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ये भी चलेगा जब तक आपका टीबी का इलाज चलेगा। देखिए, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक लेटेंट टीबी है और एक एक्टिव टीबी है। तो एक्टिव टीबी की तो मैंने जांच बता दी कि भाई 2 बलगम की जांच कराओ, जरूरत पड़ने पे एक्सरे कराओ, या एक्स्ट्रा पल्ली ट्यूबरक्लोसिस है तो हो सकता है गिल्टी की जांच हो सकती है। ब्रेन की टीबी है तो CT स्कैन, MRI हो सकता है। पेट की टीबी है तो अल्ट्रासाउंड हो सकता है। फेफड़े में पानी भर जाता है तो वो अल्ट्रासाउंड की मदद से निकाला जाता है और उसमें पानी की जांच होती है। पस कहीं पड़ गया है तो पस की जांच होती है। तो ये सब जांचें तो सक्रिय टीबी के लिए है। प्रश्न ये उठता है कि लेटेंट टीबी कैसे पता करें, कौन सी जांच है जिससे पता चल जाती है। तो जी हाँ, जिसको लक्षण नहीं है और किसको करानी चाहिए। जिसको लक्षण नहीं है, लेकिन मान लीजिए घर परिवार में किसी को टीबी हो गई या ऑफिस में हो गई, आप जहां का वर्क प्लेस है वहां किसी को टीबी हो गई, आपका कोई रिश्तेदार घर में आया था उससे संपर्क हो गया आपका, तो ऐसे लोग जो संपर्क में आ गए हैं सक्रिय टीबी मरीज के, उन सबको लेटेंट टीबी हो सकती है। तो आप जांच कैसे कराएं? तो बहुत साधारण जांच होती है। एक बोलते हैं TST, ट्यूबरक्लिन स्किन टेस्ट, और दूसरे नाम है उसको जैसे PPD या मांटूक्स टेस्ट।
लेकिन हम साधारण भाषा में कहते हैं TST यानी ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। ये बाएं हाथ में, क्योंकि ज़्यादातर लोग राइट हैंडेड होते हैं, राइट साइड से काम करते हैं, तो बाएं हाथ में ये जो फ्लेक्सर एस्पेक्ट है, इस पे हम बीचों बीच में यहाँ एक सुई से इंजेक्शन लगाया जाता है ट्यूबरकुलिन सिरिंज से। 72 घंटे के बाद उसकी रीडिंग ली जाती है और उस रीडिंग के आधार पर अगर वो रीडिंग जो इंड्यूरेशन है, उस इंड्यूरेशन का डायमीटर अगर 10 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा है तो उसको पॉजिटिव रिएक्शन माना जाता है और हम कह सकते हैं कि ऐसा मरीज ये लेटेंट टीबी का है, यानी इसको टीबी से एक्सपोजर हो चुका है, इन्फेक्शन हो चुका है, टीबी के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, टीबी के खिलाफ हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप हो चुकी है और इसीलिए उसका ये टेस्ट पॉजिटिव आया है। अब ऐसे लोगों को हम डिक्लेयर कर देते हैं जिनको, हाँ ये जरूर ध्यान रखें, ऐसे लोगों को लक्षण नहीं है, कोई ना बुखार है, ना खांसी है, ना खांसी में खून है, कोई लक्षण नहीं है, ना गिल्टी है, कुछ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, भूख भी ठीक लगती है, वजन भी ठीक है उनका, कोई लक्षण जिनको नहीं है, लेकिन टीबी के संपर्क में आ गए हैं किसी मरीज के, सक्रिय टीबी के मरीज के, तो इसलिए इनको लेटेंट टीबी होने की संभावना है, तो उनकी जांच कराई जाती है। अब फिर प्रश्न होता है कि लेटेंट टीबी है तो क्या करें? तो लेटेंट टीबी है तो लेटेंट टीबी का एक बचाव का ट्रीटमेंट भी होता है, वो आप डॉक्टर की सलाह से, जिसको हम TPT कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस प्रिवेंटिव थेरेपी एंड टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी, वो ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप डॉक्टर के अपने संपर्क में रहिए, क्योंकि ये पता नहीं है कि अब इस लेटेंट टीबी से सक्रिय टीबी कब हो जाए। साल 2 साल के अंदर ज़्यादा संभावना होती है। और हाँ दोस्तों, ये भी जान लीजिए किसको ज़्यादा संभावना है कि लेटेंट टीबी से सक्रिय टीबी हो जाए। नंबर 1, जो कुपोषण के शिकार है, मेल न्यूट्रिशन है जिनको। सोचिए, मेल न्यूट्रिशन वालों को साधारण न्यूट्रिशन वालों की अपेक्षा 10 गुना ज़्यादा खतरा है सक्रिय टीबी होने का। दूसरे, जो स्मोकिंग या दूसरा कोई नशा करते हैं, उनको भी टीबी होने का, सक्रिय टीबी होने का खतरा ज़्यादा है। तीसरे, वो जिनको डायबिटीज, HIV या कोई ऐसी डिजीज जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जिसको डिजीज कहते हैं, वो है, उनको भी खतरा ज़्यादा है। डायबिटीज वाले को 4 से 8 गुना सक्रिय टीबी होने का खतरा ज़्यादा है बनस्पत नॉन डायबिटिक से। इसके साथ साथ कैंसर के रोगी हैं या और किसी कमज़ोर इम्यूनिटी के रोगी हैं, उनको भी है। हमारे बहुत छोटे बच्चे हैं जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है, हमारी जो ऐसी लड़कियां या महिलाएं हैं जिनकी कम उम्र पे शादी हो गई है, कम उम्र पे बच्चे हो गए हैं या जल्दी जल्दी ज़्यादा बच्चे हो गए हैं, मैं स्पेशली महिलाओं को संबोधित, लड़कियों को संबोधित कर रहा हूँ, उनको भी सक्रिय टीबी होने की संभावना ज़्यादा है। ऐसे लोग जो घनी बस्तियों में रहते हैं, स्लम एरियाज में रहते हैं, जेलों में रहते हैं, साइकेट्री के एस्लम्स में रहते हैं, मेंटल एस्लम्स में रहते हैं, जहाँ पर जो किसी तरह का नशा एडिक्शन करते हैं, IV यूजर्स हैं, और वो सब बड़ी घनी बस्ती में रहते हैं, या मतलब एक जगह रह रहे हैं, वहाँ पर मान लीजिए 4 लोगों का रहने का मानकों के हिसाब से जगह और रह रहे हैं 10 लोग, तो यानी क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं। जैसे मैंने कहा, जेल के अंदर, मेंटल एस्लम्स के अंदर, या ये जो और दूसरे जगह होती हैं जहाँ पर लोगों को ज़्यादा कंजेस्टेड रखा जाता है, या हमने देखा होगा हर शहर में एक नाला बहता है, नाले के किनारे एक बस्ती बनी होती है, स्लम एरिया जिसको कहते हैं, जहाँ पर सीलन है, बदबू है, धूप नहीं आती है, प्रकाश नहीं होता है। कहते हैं ना, सूर्य का डायरेक्ट प्रकाश मिले तो 5 मिनट के अंदर टीबी के सभी बेसलाई मर जाते हैं, लेकिन सूर्य का प्रकाश मिले तब तो प्रकाश मिल ही नहीं रहा, अंधेरा है, वेंटिलेशन नहीं है, प्रॉपर लाइट नहीं है। तो ये सब लोग जो हैं, ओवर क्राउडेड की बस्ती है, इन सब लोगों को ज़्यादा खतरा है लेटेंट टीबी से कन्वर्ट होके एक्टिव टीबी में। तो इन सबको एक्टिव केस फाइंडिंग की ज़रूरत है इन सब में, और इनको सबको मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, सर्विलेंस की ज़रूरत है, जिससे कि हम जल्दी से टीबी को पकड़ सकें। देखिए, 2017 में मैंने एक लेख लिखा, एडिटोरियल पेज पे एक बहुत बड़े अखबार ने मेरा लेख छापा था। उस लेख की हेडिंग थी, टीबी एक सामाजिक समस्या भी। हमको लगता है 6 साल बाद भी कोई सीन बदला नहीं है, अभी भी ये समस्या है। मैं आपको बता दूं, टीबी से ग्रसित बच्चा हो जाता है, स्कूल के बच्चे उसके साथ बैठते नहीं है। स्कूल तो छोड़ दीजिए, आप ही का जो कजिन ब्रदर या इवन कई बार रियल ब्रदर, माँ बाप ही कह देते हैं, अरे नहीं बेटा इसको टीबी है, तुम दूर बैठो इससे। उसके साथ बच्चे खेलते नहीं हैं, उसके साथ बैठते नहीं हैं। सोचिए, टीबी अलग है और मेंटल स्ट्रेस उसको अलग हो रही है। महिलाओं की मैं क्या हालत करूं, महिलाओं के मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं कि लोग जो है उसे मायके भेज देते हैं, शादीशुदा औरत को तलाक दे देते हैं, उसको कह देते हैं कि हम नहीं तुम्हारा इलाज करवाएंगे। और दूसरा, एक और स्टडी हुई है, उसमें यह है कि भाई महिलाओं को तकलीफ हो रही है, वो कह रहे हैं हमको तकलीफ है, और तकलीफ होने के बावजूद वो अस्पताल में नहीं जा पा रहे हैं। तो इसलिए
ऐसे लोगों को एक सामाजिक भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। टीबी के रोगियों को सोशल डिस्क्रिमिनेशन अभी बना हुआ है। 6 साल पहले जो मैंने लेख लिखा था कि टीबी एक सामाजिक समस्या भी, वो लेख अभी भी सामयिक है, वो स्थिति अभी। इसलिए हम सभी को बता दें कि टीबी का रोगी जब इलाज शुरू करता है तो उसका 1 महीने के अंदर वो नॉन इन्फेक्शियस हो जाता है, यानी गैर संक्रामक हो जाता है। अर्थात वो इस स्थिति में नहीं रह सकता है कि वो टीबी दूसरों को फैला सके। तो इसलिए टीबी के मरीज से सहानुभूति रखिए, उसको सामाजिक भेदभाव मत करिए, खासतौर पर लड़कियों महिलाओं से तो बिल्कुल मत रखिए, बच्चों से बिल्कुल रखिए, ना बुजुर्गों से रखिए। और हाँ, इसीलिए हमारी उत्तर प्रदेश की गवर्नर ने एक अभियान शुरू किया कि भाई टीबी के रोगियों को गोद लीजिए, तो उनको एक इमोशनल सपोर्ट मिले, न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिले, एक सोशल सपोर्ट मिले, तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अब ये भारत सरकार की नेशनल पॉलिसी बन चुकी है, जिसको हम निक्षय मित्र कहते हैं। और इस निक्षय मित्र के अंदर आप टीबी के रोगी को गोद ले सकते हैं, उसको महीने में एक बार बुला के पूछ सकते हैं कि भाई आपका इलाज ठीक चल रहा है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। उसको कोई न्यूट्रिशन पोषण थैली जिसको बोलते हैं, न्यूट्रिशन सपोर्ट उसको दे सकते हैं। उसके अंदर दाल, खिचड़ी, इस टाइप की दलिया, इस टाइप की चीज़ें, कुछ फल, ड्राई फ्रूट्स, ये सब रख के उसको दे सकते हैं। क्योंकि हम सभी को मालूम है मेल न्यूट्रिशन, अभी मैंने कहा कि उसमें टीबी सबसे ज़्यादा होती है और न्यूट्रिशन को हमें इम्प्रूव करना होता है, तो टीबी जल्दी ठीक होती है। तो इस निक्षय मित्र पोषण योजना में आप सभी भी भागीदार बने और ऐसे लोगों को सहयोग करें। भारत सरकार तो 500 रुपया महीना न्यूट्रिशनल सपोर्ट दे ही रही है। तो इसलिए हमारी सबसे अपील है कि सामाजिक भेदभाव टीबी के रोगियों से बिल्कुल। टीबी पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारी है। और हाँ, आप ये मत सोचें कि हमको टीबी नहीं है तो हमसे क्या मतलब, आपसे भी मतलब है। अगर गलती से आप किसी टीबी के संपर्क में आ जाते हैं तो आपको भी फैलने की संभावना है। तो इसलिए अगर किसी को 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी, बलगम, बुखार और खून आना खांसी में, इसके साथ साथ भूख कम लगना या वजन होना है, कम होना है, तो उसको ले जाइए और सरकारी अस्पताल में उसकी जाँच कराइए। और हाँ दोस्तों, एक बात तो बताना भूल ही गए, अगर ऐसे मरीज को आप ले जाते हैं और उसको टीबी निकलती है, टीबी नोटिफिकेशन हो जाता है, तो आपको 500 रुपये महीने मिलेंगे एज ए टीबी इन्फॉर्मेंट।